यस हेलो सेवन्थ क्लास। हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हुए खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसे चलता था। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के लिए सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। सूबेदार और प्रशासक दिल्ली के आरंभिक सुल्तान जैसे इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान अपने विशेष गुलामों और सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदते थे। उन्हें कुछ राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करते थे, प्रशिक्षित भी करते थे। ये पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर थे। सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा बढ़ाया है उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमान मानव का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खिलजी और तुगलक वंश शासन का बंदगा का इस्तेमाल करते साथ ही अपने पे आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोग सेनापति सूबेदार पद पर होते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। किसी नए शासक के सिंहासन बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। निचले खानदान के लोगों को ऊंचों पर बैठाने के लिए दिल्ली के अनेक सुल्तानों की आलोचना भी की गई है। जैसे तुगलक ने अजीर कुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला था, उसको ऊंचे पद पर बैठा दिया था। तो 14वीं सदी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी असक्षमता के बारे में कहा है कि ऐसा नहीं करना था। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। ये इलाके जो होते थे वो इक्ता कहलाते थे, और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी होते थे वो इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में अपने इलाकों में राजस्व की वसूली करते थे। वो टैक्स मतलब राजस्व के रूप में मिली रकम से अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी प्रतीक था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियम थे, सख्ती से पालन होता था। दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर जब अधिकार के लिए जाते थे तो भूमि के स्वामी और सामंतों को भी सत्ता के लिए झुकने के लिए बाध्य कर देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं भी उन्हें कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की नाप किया, पैमाइश की और बड़ी सावधानी से रखा इसको हिसाब। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण वसूली के अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। 3 तरीके के कर थे। कृषि कर, जिसको खराज कहते थे, किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर कर होता था और घरों पर कर होता था। याद रखना जरूरी कि इस महाद्वीप का सबसे काफ़ी हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली के बंगाल जैसे ही सुदूर प्रांतों में नियंत्रण कठिन होता, दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो गए, यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी, जिसमें पैठनिक सुल्तान की सेवाएं अक्षम थी। आगे का हम जो है अलाउद्दीन खिलजी की तुलनात्मक अध्ययन ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।